जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग चलिए बिहार एसएससी का जो वैकेंसी 10+2 लेवल पे निकला है उसी के अंतर्गत जो है हम लोग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और गाइडलाइन के थ्रू आप लोगों को रीजनिंग, जीके, जीएस का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी लोग इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं वो सभी जो है आप जो है प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए और वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अभी से ही आप तैयारी में जुट जाइए, तभी जो है आपको आगे फायदा मिलेगा। और भी वैकेंसियां बहुत आने वाली है, जैसे कि दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है और रेलवे भी कुछ वैकेंसी देगी अगले साल, तो इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आप भी उम्मीद है कि कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जो है हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये क्या है जो है सभी रूट के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हल करना जानते ही होंगे, है ना। इसमें करना क्या है, जो रूट के अंदर की संख्या है अगर 6 प्लस इन्फिनिटी तक जाए तो ऐसी रूट के अंदर में जो संख्या होती है उसका हम लोग जो है फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज इस रूप में करते हैं कि उसका अंतर जो है हमेशा जो है एक आना चाहिए, है ना। अगर 6 का हम फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टराइज इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 × 6 तो बराबर क्या होगा 6। लेकिन जो है यहाँ पे अगर दोनों संख्या का डिफरेंट देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट हमेशा जो है हमारे पास आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरह से फिर इसका फैक्टराइज अगर हम करें तो 2 × 3 या 3 × 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 दूना 6 हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंट जो हमारे पास 1 आ रहा है, इसलिए हम इस संख्या से यहाँ से इस फैक्टर से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। 2 × 3 से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब जो है फैक्टराइज कर दिया और उसके बाद जो हमने क्या देखा कि इसका जो है डिफरेंट 1 आया, लेकिन यहाँ पे अब साइन देखा जाएगा। साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन में हम लोग जो है बड़ी संख्या लिखते हैं और माइनस साइन में हम लोग क्या लिखते हैं, छोटी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या को लिखेंगे और यहाँ पे माइनस साइन अगर रहेगा तो हम लोग छोटी संख्या को लिखेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है हमारा प्लस है, तो प्लस अगर साइन है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी यहाँ संख्या 3 है। इस तरह से आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, उनमें से एक संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है, उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। ये हमारा नंबर सिस्टम का हिसाब कर सकते हैं या सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसा हिसाब पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो एक संख्या है ना, एक संख्या क्या है, यहाँ पे कह रहा है एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 1/5 है, दूसरी संख्या का 1/5 है, अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5, यानी एक संख्या हमारा 5 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, 1 होगा हमारे पास, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, अर्थात ये रेशियो अगर इस तरह से 5 और 1 आएगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ के कांस्टेंट हम लोग लगा देंगे, 5 के गुने 1 के बराबर हमारे पास क्या निकल जाएगा, 0.008 हमारे पास आ जाएगा, है ना। अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1/, नहीं 8 है ऊपर में, है ना, तो 8/1 पर 000, है ना। दशमलव जब हटाएंगे तो 1 पर 3 जीरो नीचे आ जाएगा, इतना हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 5k²। ठीक है, अब जो है k का मान अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, 8/1000 गुने, ये क्या है यहाँ गुना है तो यहाँ पे आकर के भाग में आ जाएगा, यानी नीचे गुना हो जाएगा, और k का स्क्वायर है यानी कि ये जो है रूट इस पे चढ़ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है इधर आकर के रूट चढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर निकालेंगे तो एक बार काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि 5 पे 2 जीरो, तो यानी 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 पर 1 जीरो, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 0.004, है ना, 0.04। इससे भाग अगर देंगे, एक बार काट भी दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 25 2 25 50 हो जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, 25 से भाग 1 में दीजिएगा तो 0.04 आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा के का मान हो गया। और पूछ क्या रहा है, उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारा 1k,
तो 1 को 0.04 में से गुना करेंगे तो वही हमारा मान निकलेगा, इतना ही। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जाएगा 0.04। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व में थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य के द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी जो है आप एज का हिसाब बनाते हो तो सबसे पहले आप जो है क्या कीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट में खड़ा हो जाइए, है ना, वर्तमान में पहले आ जाइए, उसके बाद वर्तमान से आप जो है पहले और बाद में जाइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वर्तमान में खड़ा हो जाते हैं, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से बिफोर में यानी पहले जाएंगे तो हमारा आयु क्या होगा, घटेगा, और प्रेजेंट से बाद में जाएंगे, आफ्टर में जाएंगे तो हमारे पास आयु क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है क्या, यहाँ प्रेजेंट में कुछ औसत आयु रहा होगा, एवरेज जो है सभी सदस्य का, है ना, कुछ भी रहा होगा, मान के चलिए कुछ भी, है ना, तो ये क्या था, 10 सदस्य था, 10 सदस्य है जिसका एवरेज कुछ रहा होगा आयु। तो कहता है 2 वर्ष पूर्व में जो थी वही आज भी है, तो 2 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे, सभी 10 सदस्य 2 वर्ष पूर्व अगर जाएगा तो हमारा क्या होगा, एज जो है सभी का 2-2 वर्ष घट जाएगा, यानी कि हमारे पास 20 वर्ष की यहाँ पे कमी हो जाएगी, है ना। और फिर जब इसी चीज को वर्तमान में आना था तो 20 वर्ष हमारा क्या है, एज बढ़ जाना था, लेकिन बढ़ा इसलिए नहीं कि एक जो सदस्य आया वो छोटा सदस्य था, तो छोटा क्या था, मतलब आयु में वो कम था, कम आयु लेकर आया, आखिर उसको आना था क्या, 20 वर्ष अधिक लेकर आना था, तब जो है सभी का आयु बढ़ जाता, लेकिन वो 20 वर्ष कम लेकर के आया, अर्थात वो जो है नए सदस्य की आयु जो है हमारा 20 वर्ष था। ठीक है, वही उसी के आने के कारण जो है हमारा वर्तमान में एवरेज बढ़ नहीं सका, 2 वर्ष पूर्व भी वही एवरेज था, 20 कम था, तो आज भी वो 20 कम लेकर के आया, इसलिए वो जो है एवरेज हमारा वर्तमान में बढ़ नहीं पाया। तो इस तरह से इसमें कुछ हिसाब बनाने का नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 17-20 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी घन का क्वेश्चन आएगा, जोड़ना और घटाना रहेगा, तो इस तरह के हिसाब में आप जो है कभी भी जो है गुणनखंड निकाल करके या भाग दे करके इसको आप नहीं बना पाएंगे घन को, और बनाएंगे भी तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप जो है 1 से कम 25 तक का जो है घन याद रखिए, तभी ऐसे हिसाब को आप आसानी से, ऐसे सॉल्यूशन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1720, तो आप जानते हैं कि 11 का क्यूब अगर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1331। अब चूंकि 1331 आया, ये 13 से बड़ी संख्या है, तो अब आगे जाएंगे तो 12 में जाएंगे, तो 12 का क्यूब अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1728, यानी इसके करीब आ गया। ये 1720 है, अगर इसमें 8 प्लस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 1331, मतलब कहने का मतलब है कि 12 से जस्ट बड़ी संख्या जो पूरा घन होता हो, पूरी घन होता है, वो 1331 है, और उसके बाद 1331 से जस्ट बड़ी जो संख्या होगा जो है हमारा क्या, 1728 होगा। तो यही चीज है 1720, तो 1720 में जो है वो छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना क्या पड़ेगा, 1720 में जोड़ने के लिए हमारे पास 8 है, तभी जो है हमारा ये 1728 मिलेगा, और 1728 मिलेगा जो 12 का क्यूब होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा सी नंबर, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। देखिए यदि x बराबर 5 + 2√6 हो तो √x + 1/√x यहाँ पे होगा, 1/√x का मान होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, 5 + 2√6 यानी दो चीज रहे, एक पूर्णांक संख्या रहे और एक रूट में जब भी संख्या रहे, तो ये समझ जाइए कि ये जो टूटेगा a + b के होल स्क्वायर में ही टूटेगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो रूट के अंदर 6 है, इसको जो है गुना करके 6 आना चाहिए, और रूट के जो बाहर संख्या या पूर्ण संख्या ये, इसको जो है हम लोग जोड़ करके 5 लाना है, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है उसको गुना करके 6 होना चाहिए, और रूट के बाहर जो है वो संख्या जो होता है उसको जोड़ करके 5 आना चाहिए। और दूसरी बात हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले जब भी रूट के अंदर जो संख्या उसके आगे 2 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, 2ab होता है ना, a + b का होल स्क्वायर जब भी करेंगे या a - b का होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारे पास
जो है 2ab एक आता है बीच में, जो भी पद आता है प्लस और माइनस 2ab। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको हमको देखना है 2ab में तोड़ना है ना। तो 2 हमारे पास है और ab, तो ab का मतलब है कि गुना करके जो है 6 आना चाहिए और जोड़ करके 5। तो इसको 3 गुने 2 अगर कर दें तो 6 हो जाएगा, और 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, है ना। 3 दूने 6 हो जाएगा, ये 6 मिल गया हमको, और 3 और 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा 2, तो अर्थात 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो जोड़ करके 5 मिल गया और गुना करके 6 मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर √3 का प्लस √2 का टोटल का होल स्क्वायर, यही a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे जब आप, तो यही चीज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखना क्या है, 6 का गुना करना है, वैसे फैक्टर में तोड़ना है जो कि 6 आ जाए और जोड़ करके 5 आ जाए। तो ये चीजें आप समझ गए। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। x का मान अब खोज क्या रहा है, √x प्लस 1/√x। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये मान बैठाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 से हमारा सॉरी स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जब x का मान पुटअप कीजिएगा तो स्क्वायर है, और इसके फिर ऊपर रूट होगा, तो रूट से जो है हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, √3 प्लस √2 और प्लस 1/√3 प्लस √2, ये हमारे पास बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब नीचे √3 प्लस √2 रहे प्लस में है, तो इसका हम परमेयकरण कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, √3 माइनस √2 से हम लोग गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ये गुना कर दीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब हो गया क्या, 3 माइनस 2, अर्थात आपके पास नीचे क्या आ गया 1, है ना, नीचे 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में खत्म हो गया। अब जो है ऊपर की क्रिया बचेगा, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस √2 और प्लस 1 गुने इतना कीजिएगा तो √3 माइनस √2 होगा। तो ये माइनस √2 और प्लस √2 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास क्या, 2√3। यही आपका रिजल्ट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो बी उसे तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बी से दुगना तेज धावक है और तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। ये टाइम एंड वर्क का ही हिसाब है। इसको भी हम लोग इफिशियंसी इंटू डेज पे ही, इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क, इसी पे हम लोग हटा इसको उड़ाएंगे, यानी कि इफिशियंसी इंटू डेज या टाइम इसको कहते हैं, है ना, ठीक है। डी के बराबर टाइम, वही डेज मतलब टाइम हो गया। तो इस पे ही हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, ए बी सी 3 व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, ए बी और सी 3 व्यक्ति है। अब चूंकि कंपैरिजन का सवाल है, तो कंपैरिजन का सवाल जब भी यहाँ पे 3 व्यक्ति है और 2 से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसको हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं, पीछे से लेके चलते हैं, है ना। सबसे पहले पीछे से कंपैरिजन कीजिए। बी सी से क्या है, तिगुना है, तो सी से, तो सी अगर हमारे पास 1 है तो बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या कहता है, ए बी से दुगना, तो बी से दुगना यानी बी ए हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ ये क्या निकला, ये तीनों का इफिशियंसी निकल गया, यानी कि क्षमता निकल गया 6:3:1। इसका मतलब हुआ कि अगर जो है 1 इकाई या 1 मीटर या 1 किलोमीटर जो भी कहिए, सेम समय में 1 किलोमीटर सी दौड़ेगा और बी जो है 3 किलोमीटर दौड़ेगा, और ए जो है 6 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है सेम समय में। अब कहता है कि नहीं, यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, तो बी उसे तय करने में कितना समय लगेगा। सी के द्वारा ये दूरी जो है 1 घंटा 54 मिनट में तय कर रहा है, तो बी ये बताइए कि बी जो है उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सभी मिनट में है, और यहाँ पे क्या टाइम 1 घंटा 54 मिनट, इसलिए हम जो है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट बना लेंगे। तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और 54 मिनट, तो 60 और 54 मिनट जोड़ दीजिएगा तो 6 5 11 110 और 4 14, यानी सी जो है 1 किलोमीटर या जो भी 1 इकाई है 114 मिनट में वो दौड़ सकता है या पूरा कर सकता है, जो भी कहिए 1 इकाई किलोमीटर मीटर या जो भी। तो 1 इकाई जो है 114, 1 इकाई या 1 किलोमीटर दूरी 114
मिनट में वो जो है सी तय कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है, तो बी उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि काम बी से क्या करवाना है। तो काम यानी कि इफिशियंसी इंटू टाइम, तो वर्क हमारा निकल जाएगा। तो वर्क बराबर क्या होगा, 1 गुने 114, है ना। अर्थात 114 इकाई हमको काम अब करवाना है कि किससे, तो वही काम बी से करवाना है। तो बी हमारा 114 इकाई करने में समय क्या लगेगा, तो समय यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बटे इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 2 11, 3 और 24, यानी कि ये जो है बी इसी काम को करने में कितना टाइम लेगा, तो 38 मिनट का समय लेगा। यही आपका हिसाब था और रिजल्ट हो गया 38 मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में इसे कितना समय लगेगा। ये पाइप एंड सिस्टर्न का हिसाब है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि भरने में क्या है, उसको 8 घंटा समय लगता है, लेकिन 2 घंटा एक्स्ट्रा ले लेता है, चूंकि है क्या, एक छेद है रिसाव के कारण 2 घंटा अधिक ले लेता है ना। तो यानी कि 8 घंटे में वो भरता जनरली, लेकिन 10 घंटे में वो भर रहा है। ठीक है, ये आवर है और ये, तो इसका मतलब है कि 8 घंटे में 1/8 भाग भरता था, लेकिन वो जो है यहाँ पे 2 घंटा अधिक लेने के कारण 1/10 भाग भरेगा, है ना। तो आईसी का डिफरेंट निकाल दीजिएगा, तो वो 2 घंटे का जो है मार्जिन निकल जाएगा कि 2 घंटे भरने में उसको कितना समय लगता था या कितना जो लगता था। तो वही 2 घंटे में जो समय लगता था भरने में, वही जो है समय उसको खाली करने में लगेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंट निकाल दीजिए, यहाँ से कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो एससीएम हो जाएगा 80 और 10 माइनस 8, अर्थात 2/80 भाग इसका डिफरेंट निकल गया, यानी कि वही जो भरने में एक्स्ट्रा समय लगा वही चीज जो है खाली करने में उसको लगेगा। तो 2 40 80, यानी कि 1/40 भाग जो है वो खाली करने में लगा, अर्थात इसी का उल्टा रिवर्स होता है, भाग का उल्टा जो समय होता है, यानी 40 घंटे में जो है वो टंकी को एक भाग को खाली कर देगा। अर्थात भरी टंकी को अगर रिसाव के कारण छोड़ दिया जाए तो 40 घंटे में एक पूरी टंकी को वो खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही काम करना है, बेसिक से ही आसानी से ये बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ये सभी आप जानते होंगे, एक्स वाई के फॉर्मूले पर, या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 के फॉर्मूले पर, या ए प्लस बी, या जो भी कहिए इस पे हम लोग बना देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 के फॉर्मूले पे ये निकल जाता है। तो ये क्या होगा, 10 10 20 हो जाएगा, प्लस 10 गुने 10 करेंगे तो हमारे पास ये 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 20 प्लस 1, यानी 21% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। ये चूंकि 2D डायग्राम है इसलिए 21% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती क्या है। देखिए ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है। इसमें कुछ चीजें होता है, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, है ना, ये सब चतुर्थ अनुपाती, ये सब पूछा जाता है। इसका जो है बेसिक याद रखिए, तभी जो है आपको बनेगा। तो इस तृतीय अनुपाती निकालना हो तो इसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, यानी बी का मान हमारा एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और यहां से हमको दिखाई पड़ रहा है क्या, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, है ना। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां से देखिए एक्स माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 ठो है तो 1 ठो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 ठो। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इसका रिजल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ए 50% अधिक, बी की तुलना में ए क्या है, 50% अधिक कार्यकुशल है, कारीगर है। अकेले ए को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये भी हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क का हिसाब है, और टाइम एंड वर्क का हिसाब बराबर बोले हैं, जो भी है इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क पे सबको खत्म करना है। तो चलिए हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, पहले उसका इफिशियंसी देख लेते हैं। ए और बी का इफिशियंसी क्या है, बी की तुलना में ए क्या है 50%, तो बी की तुलना में, तो बी अगर हमारे पास 100 है तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 150 हो जाएगा। और ये 50 या 150 और 50 दूनी 100, यानी 3:2 के इफिशियंसी में, यानी इसका क्षमता क्या है हमारे पास, इफिशियंसी 3:2 के रूप में है। अब चलिए आगे क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, यानी कि ए और बी हमारा काम जो कर देता है इसी
काम को अगर दोनों मिल करके करेगा तो डेज क्या लगाएगा, यहाँ पे डेज हम लोग लिख देते हैं, तो डेज हमारा क्या लगेगा, 15 दिन लगाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको बता चुके हैं कि टाइम एंड वर्क का जब भी हिसाब आवे तो पहले वर्क खोजना है, काम क्या करना है, ये चीज हमको हमेशा पता करना है, तभी जो है आगे हिसाब बढ़ेगा। तो ये 15 दिन लेता है और दोनों का इफिशियंसी अलग अलग 3 और 2 है, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं 3 और 2 5, दोनों की इफिशियंसी हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा वर्क निकल जाएगा, तो वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू डेज, अर्थात वर्क हमारे पास क्या निकल के आया, 75 भाग काम हमको करवाना है ना, 75 भाग काम करवाना है। तो हम लोग चलिए 75 भाग काम करवा देते हैं। किससे करवाना है, तो हमको करवाना है काम जो है ए अकेले। अब 75 काम हो गया, दोनों मिलकर के 75 काम किया, अब कहता है कि नहीं ए अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 75 काम आपको पता है और ए का इफिशियंसी हमको पता है 3, तो इस तरह से ए का डेज निकल के आपके पास आ जाएगा 25 दिन, यानी कि 25 दिन में उसी काम को ए कर देगा, यानी कि ए का टाइम क्या निकल के आया, ये हमारा 25 दिन आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए तो शंकु के आयतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। देखिए ये मेंसुरेशन का हिसाब है और मेंसुरेशन का 3D का हिसाब है, मतलब जिसमें 3D 2D समझ रहे होंगे, जिसमें एरिया सिर्फ निकाला जाता है वो 2D कहलाता है, और जिसमें आयतन भी होता है, उस आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी तीनों चीज रहे तो उसको जो है 3D बोला जाता है। तो ये आयतन इसमें पूछा जा रहा है, और आयतन क्या है, पहले कुछ था और उसमें सभी में उसकी जो है जो भी है ऊंचाई और त्रिज्या उसमें वृद्धि करने के बाद क्या होगा। तो ऐसे हिसाब में आपको जो है जब भी आप बनाइए, तब जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा तब तक जो है आप उसको बढ़िया से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले के आयतन और बाद के आयतन में क्या डिफरेंट हो सकता है अगर वृद्धि या कमी करेंगे तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। जब वृद्धि करेंगे तो आर और एच का मान जो है बदलेगा, तो ये क्या रहेगा 1/3 पाई, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, और ये आर से R1 हो सकता है ना, और H से H1 हो सकता है, लेकिन ये चीजें हमारा हमेशा जो है कांस्टेंट ही रहेगा। ये हमारा 1/3 पाई हट खत्म नहीं होना है, तो ये दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो ये जब दोनों चीजों में कॉमन रहेगा तो इसको हम लोग हटा करके चलते हैं, क्योंकि जब वृद्धि होगा तो भी 1/3 पाई रहेगा और ये भी 1/3 पाई रहेगा, तो कॉमन चीजें हम हटा देंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि उसके त्रिज्या यानी आर और एच के गुणनफल में, यानी आर के स्क्वायर में और एच के गुणनफल में, और इसमें क्या डिफरेंट आता है वही हमारा जो है वृद्धि या कमी कहलाएगा। यानी कि पहले आर स्क्वायर एच था और अब R1 स्क्वायर H1 हो जाता है, तो इसी के डिफरेंट में अब हमको इसी के सापेक्ष में डिफरेंट यानी अंतर को देखना है। तो सपोज दैट पहले हमारे पास अगर मान लिया आर का मान 100 था, तो 100 गुने 100 यानी कि क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर, चलिए इसको कर देते हैं, और एच हमारा 100 था तो ये हो गया। तो पहले का जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1 पर कितना 60 हमारे पास आ जाएगा, इसका वॉल्यूम है ना 1/3 पाया, चूंकि दोनों में आएगा तो ये 2 4 6 1 पर 60 जो है इसका इकाई जो है उसका आयतन हो जाएगा। अब जो है 10% अगर वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे बार में 110 का स्क्वायर गुने 110 हो जाएगा, अर्थात अगर 21 से 11 का क्यूब, देखिए फिर आ गया 11 का क्यूब यानी कि 1331 पे ये 2 और 1 3 जीरो हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जो है बढ़ करके हमारा वॉल्यूम यानी आयतन ये हो गया और पहले हमारा आयतन ये था, तो वृद्धि कितना होगा, ये हमारा हो गया 33 1 पर 3 जीरो, यानी कि वृद्धि हमारा क्या हो गया 33 1 पर 3 जीरो, कितने में, तो इतने में 1 पर 6 जीरो में, और चूंकि परसेंटेज खोल रहा है तो इसलिए 100 से गुना, तो ये हमारा क्या निकल गया प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत वृद्धि, ऊपर में 5 जीरो है, 3 और 2 5, तो 5 जीरो को खत्म कर दीजिए, तो ये हमारा 5 जीरो खत्म हो गया। अब बच गया क्या 331/10, अर्थात 1 जीरो नीचे है तो 1 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे, तो 33.1% का जो है उसके आयतन में, नए आयतन में जो है वृद्धि होगा। इस तरह से ऑप्शन जो हमारा जाएगा 3 नंबर C4 चैलेंज फॉर यू। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपए तथा ए और सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपए है, बी की मासिक आय बताएं। देखिए ये एवरेज का हिसाब है, और थोड़ा सा देखिए जो भी हिसाब आप बनाते हो उसको थोड़ा सा आप लोग जो है अप्रोच लगाइए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से अप्रोच लगाइए कि कैलकुलेशन हम कितना जल्दी कर पाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए बी है ना, और बी और सी है, और क्या है ए और सी है।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल बी की मासिक आय क्या है। तो बी की मासिक आय इस कंडीशन में तभी पता हो सकता है जबकि तीनों की मासिक आय हम निकाल पाए, ए प्लस बी प्लस सी की मासिक आय। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यानी कि दो ठो बी हो गया, ए भी दो है हमारा, यहाँ दो सी है। अब जो है मासिक आय, औसत मासिक आय दिया हुआ है, क्या औसत दिया हुआ है कितना, 14,000 सभी का। उसी तरह से बी सी का 15,600 है, उसी तरह से ए सी का जो है 14,400, ये औसत है। तो कुल क्या होगा, तो कुल दो व्यक्ति है, तो कुल निकालने के लिए हर एक में दो से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो गुने हमारा 14,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से बी सी को करेंगे तो हमारे पास दो गुने क्या हो जाएगा, 15,600 हो जाएगा। और फिर ए प्लस सी को करेंगे तो दो गुने 14,400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो ए दो होगा, बी दो होगा, दो सी होगा, यानी सभी डबल हो जाएगा। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, हम यहाँ पे क्या है, टू को कॉमन कर लिए तो ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। अब यहाँ पे सभी में दो गुना है तो हम इसको भी कॉमन कर सकते हैं, दो गुने लिख सकते हैं। और ये बाकी को हम लोग क्या है, जोड़ देंगे। सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये भी सभी आपस में जो है क्या होगा, जुट जाएगा। तो जुटने के बाद इसको जोड़ दीजिए तो ये 2 जीरो होगा हमारे पास, 6 4 10 के जीरो, बाकियत में 1, 5 4 9 4 13 1 14 1 4, बाकियत में 1 3 1 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 44,000। अब देखिए यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या पड़ रहा होगा, तो दो से हमारा दो खत्म हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का मान 44,000 आ गया। तो इस तरह से आपको ये लगाना पड़ेगा दिमाग की लॉजिक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो गुने 14,000 करते हैं 28,000, फिर जो है दो गुने 15,600, और फिर दो से उसको काटते तो कितना लफड़ा था, ये दो आया तो ये दो से फिर कटता है जोड़ करके। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा कि हिसाब को हम किस तरीके से ले जाए कि आसानी से रिजल्ट पे आया जाए, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया। अब चाहिए क्या, हमको बी का मान चाहिए। तो बी का मान चाहिए, यहाँ पे बी है लेकिन ए प्लस सी को हमको हटाना पड़ेगा। तो ए प्लस सी का मान यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये दो गुने 14,400 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में क्या कर देंगे, माइनस ए प्लस सी कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 44,000 है ना। 44 पर 3 जीरो 44,000, और दो गुने 14 कर दिएगा तो 14 दूना 28 या 4 दूना 8, यानी कि ये 28,800 ये इसमें जो है आकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये और ये हमारा दोनों खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा बी। अब इसको घटा दीजिए, दो जीरो 10 में से 8 गया 2, और बच गया कितना यहाँ 43, 43 में से 28, 28 5 33 10 43, यानी कि 15,200 हमारे पास आ गया। यानी कि बी का मान हमारे पास आ गया क्या, बी का जो है मासिक आय कितना है, 15,200, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, ठीक है। सी फॉर चैलेंज फॉर यू। तो इस तरह से अप्रोच लगाइए, धीरे धीरे आप लगाना सीखिएगा, तभी जो है सीख पाइएगा, अन्यथा नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3 है, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 है, डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से जरा सा लिखा हुआ है, हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं। ए बटे बी बराबर क्या है, 2/9 अनुपात क्या है, 1/3, ठीक है। और बी बटे सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2/7 अनुपात 5/14, और यहाँ पे डी बटे सी है, ध्यान दीजिएगा, डी बटे सी क्या है हमारे पास, 7/10 अनुपात 3/5 है। तो देखिए ये सभी, डी का मान 7/10 है, सी का मान 3/5 है, ये सभी रेशियो में है। तो इस तरह से आप इसको देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग देखिए नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, बाकी बात फिर जो है इसका मान क्रॉस होकर के लिखाएगा। कैसे लिखाता है उसको भी आप जरा सा यहाँ पे हम एक को दिखा देते हैं। तो 2/9 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2/9, और रेशियो का मतलब क्या, बटे, तो बटे का मतलब जो है फिर ये बटे हम इस तरह से लिखेंगे 1/3, अर्थात तो ये बटे हो गया, तो अर्थात इस बटे का मतलब भाग होता है, तो भाग का उल्टा गुना, ये 3 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए हुआ ना। तो ये क्या करे थे, तो 3 तिया 9, अर्थात ये 2 गुना 1 होगा और 3 गुने 1 होगा, यानी कि 2/3 इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, नीचे नीचे गुना कर भाग करेंगे, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, नीचे नीचे काटेंगे और ऊपर ऊपर काटेंगे, अगर नहीं करता है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 2/3, यही हमारा रिजल्ट आएगा क्या, यहाँ से 2/3, ठीक है। अब चलिए इसी को फिर इसको भी काटेंगे, 7 दूना 14, तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे इसको, अब ऊपर ऊपर नहीं कट रहा है, तो 2 दूनी 4 अनुपात ये क्या हो जाएगा, 4/5, यानी कि 4 अनुपात ये हमारा
5 हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं ये 2 अनुपात हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से इसको भी काटिए, 5 दूनी 10 और क्रॉस कीजिए। अब चूंकि ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 7:6। अब देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो गया, और डी अनुपात सी बराबर 7:6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आप निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ए अनुपात बी तो 2:3, तो यहाँ पे लिखें आप 2:3। बी अनुपात सी यानी 4:5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4:5। अब क्या है, सी अनुपात डी खोज रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी अनुपात सी है, यानी कि उल्टा है, तो इसको उलट करके हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 6:7। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझे, जब तक ध्यान नहीं रखिएगा तब तक हिसाब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है खाली स्थान, जो भी संख्या है इधर का, इससे खाली स्थान भर देते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो इस यहाँ 5 से ये भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से आप भर दीजिए, और ये 6 है तो यहाँ 6 से भरा जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें सभी में क्या होता है, गुना होता है, मल्टीपल होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो 6 चौक 24 दूना 48, ये 6 है ना, 6 चौक 24 या 72, ये सॉरी यहाँ पे 48 होगा ना, ये हमारा 48 हो गया, और ये 12 छक 72 हो गया, है ना, पंतिया 15 छक 90 हो गया, पंतिया 15 सती 75 से 105 हो गया। अब देखिए इस ये कटेगा, 3 16 48 3 24 72, हाँ 3 से इसको सभी में भाग दे दीजिए, ये 3 से हमारा कट जाएगा। तो 3 से काटने के बाद हमारे पास क्या होगा, 3 16 48, ठीक है, और 3 24 72, और 30 तिया 90, और 35 तिया 75 से 35, अर्थात आपके पास रिजल्ट जो आया 16:24:30:35, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी। तो इस तरह से चीजें आप जो है सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शरबत के 2 मिश्रण में पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है, और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। है क्या, 2 बर्तन है, ध्यान दीजिएगा, और क्या है, पानी और शरबत का जो है मिश्रण है ना। 2 बर्तन है हमारे पास, वाटर और क्या है, शरबत, शरबत का मिश्रण है ना। और इसमें पहले में क्या है, 4:3 है, और दूसरे में क्या है, 3:2 है। अब इस दोनों को कह रहा है कि मिलाइए, लेकिन मिलाने का कंडीशन क्या है, 1:2। इसका मतलब आप समझिए, लास्ट में क्या है, 1:2 है, इसका मतलब क्या होता है, अगर एक भाग पहले बर्तन से लेना है और 2 भाग जो है आपको दूसरे बर्तन से लेना है, इस रेशियो में आपको मिलाना है। यानी कि अगर 1 लीटर इससे निकालिएगा तो दूसरे से आपको 2 लीटर निकालना होगा। ये इसका कहने का अर्थ यही है ना। इस तरह से 2 बर्तन में आपका क्या है, ये पहला बर्तन है और ये हमारा क्या है, दूसरा बर्तन है, लेकिन दोनों में शरबत और पानी ही है, यानी पानी और शरबत ही है, लेकिन है क्या, 4:3 है, 3:2 है। तो निकालना आपको क्या है, हम कंडीशन लगा दिया है क्वेश्चन की, निकालना आपको एक भाग यानी 1 लीटर इससे निकालिएगा तो इससे आपको 2 लीटर निकाल करके और किसी तीसरे बर्तन में जो है उस मिश्रण को आपको भरना है। इस तरह से आपको निकालना है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख, ऐसे क्वेश्चन, ये मिक्सर का क्वेश्चन है, रूल ऑफ एलिगेशन या मिक्सर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका योग देखिए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो है अनुपात का योग देखना होता है कि बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुपात का योग, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ इसको फ्रेश से लिखते हैं, 4:3 है और ये 3:2 है। तो इसका योग हमारे पास क्या है, 7 है, और इसका योग हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये दोनों का योग बराबर नहीं है। तो सबसे पहले योग बराबर करने के लिए तो क्या करना होगा, इसको 5 से गुना करना होगा, और इसको कितना से, 7 से गुना करना होगा, तब जो है हमारा योग बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या दूसरा कंडीशन क्या है, इससे 1 भाग निकालना है और इससे 2 भाग निकालना है ना। तो इसको 1 भाग से निकालना है तो अर्थात 1 से गुना, और इसमें 2 से भाग निकालना है, 2 भाग तो 2 से गुना। अब जो है आपका हिसाब रिजल्ट आ गया, क्या हो गया, तो 5 एकम 5, 5 से गुना कीजिएगा इसमें भी, तो ये हमारा हो जाएगा 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, और 2 सत्ती 14, 4 तिया 42 हो जाएगा ये हमारा, और ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28। यानी कि इस तरह से आपका निकला। तो है क्या, ये पानी है और ये पानी है, तो पानी पानी से जुटेगा और शरबत शरबत से जुटेगा।
ठीक है, यानी कि पहला का जोड़ पहला से, यानी पहला का मिलन पहला से कर दीजिए और दूसरे का मिलन दूसरे से कर दीजिए। ठीक है, तो 20 और 42 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा हमारे पास। और 28 और 15, 28 5 33 10 43, यानी कि हमारा जो है पानी और शरबत का मिश्रण क्या हो जाएगा, पानी और शरबत का मिश्रण 62:43 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका रिजल्ट हो गया। यानी तीसरे बर्तन में जो निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा, हमारा पानी और शरबत का अनुपात जो होगा 62:43 होगा। ठीक है, तो ये तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 36 तथा 5 पर पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात है कि बेस सभी का अलग अलग है, तो हम लोग पावर को मिनिमाइज करेंगे। तो पावर को मिनिमाइज करने के लिए वैसी संख्या ढूंढिए जो कि जो है सभी को काट सके, है ना। तो यहाँ पे क्या है 60, 48, 36, 24, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि सभी के घात में अगर 12 से भाग दे दिया जाए, घात में क्या है, घात में 12 से भाग दे दिया जाए घात में, तो सभी 12 से आराम से कट जाएगा। तो 2 पर पावर ये क्या आ जाएगा, 2 12 25 60 5 आ जाएगा। और 3 पर पावर ये 4 आ जाएगा, और 4 पे पावर ये 3 आ जाएगा, और ये 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है इसको आराम से गुना करके आप लिख सकते हैं क्या, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 2 को 5 बार आप गुना करेंगे तो ये 32 हमारा आएगा, है ना। ये हमारा क्या आएगा, 32 आएगा। और ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, है ना। और 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो बड़ी हमारे पास निकल के आया है 81। 81 का मान 3/4, और 3/4 का मान मतलब 3 पर सॉरी 3/4 नहीं, 3 पर पावर 4, और 3 पर पावर 4 का मान 3 पर पावर 48। ऑप्शन नंबर आपका इस तरह से जाएगा बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए उम्मीद है कि इस सब चीजें आप जानते होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी अलमारी को 25-76 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ हुआ। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो उसे लाभ प्रतिशत होता। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हिसाब है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में तभी आप जो है कोई भी चीज का गणना कर सकते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य को देखिए, कोई भी हिसाब हो, किसी तरह का कोई भी चीज पूछे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पे जाएंगे। जब तक खरीदी नहीं तब तक कोई बिक्री नहीं, कोई लाभ नहीं, है ना। तो सबसे पहले खरीदना होता है। तो 2576 रुपए में बेचा जा रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य देख लीजिए, 2576 गुने 100/112, अर्थात इसको काट दीजिए। तो हम लोग काट देते हैं कितना से, 8 एक 8, 8 से काटते हैं, 8 एक 8, 8 एकम 8, और 3 11, 8 चौक 32, 14 8 बड़ी होतल से, है ना। और फिर 8 तिया 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर ये 14 से कट जाएगा, 14 42, 14 दूना 28, आरो 4 32, 14 42, 14 दूना 28 और 14 42, अर्थात हमारा क्रय मूल्य जो निकल के आया कितना आया, 2300 रुपया। अब कहता है कि क्रय मूल्य 2300 रुपया तो है, लेकिन इसे हम 100 रुपये कम में खरीदते। तो 100 रुपये कम में खरीदने का मतलब है हम लोग क्या, उसको 2200 रुपये में खरीदते। ठीक है, 100 रुपये कम में खरीदते, 2200 रुपये में खरीदते। तो 2200 रुपये में खरीदते, लेकिन बेचते 2576 रुपये में ही, है ना। बेचते हम 2576 रुपये में ही। तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होता। तो 2200 का चीज जो है 2576 में बेचेंगे तो हमारे पास लाभ क्या आ जाएगा, 300। 2576 में बेचेंगे तो 376, 22 3 25, 376 रुपया हमारा लाभ होगा कितने पे, 2200 पे। और ये प्रतिशत लाभ तो 100 से गुना। अब 2020 खत्म हो जाएगा, और 2 11 22, और 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 अठी 16, यानी 188/11, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 1 11, 7 18 1 7 77, यानी कि 17.1/11% का हमारे पास लाभ निकल के आएगा अगर 100 रुपया कम में खरीदते तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपए में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीदता है। तो सेबों का कम हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। देखिए ये चीज हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर कम या अधिक मूल्य पूछे तो उसमें क्या है, नीचे 100 से गुना होता है, यानी कि x रुपये में, है ना, R% की दर से कोई भी चीज जो है y kg कम या अधिक खरीदे और घटा या बढ़ा हुआ मूल्य तो गुना सिर्फ 100 करना है। यह क्या है, x रुपये में R% है, कमी या वृद्धि के कारण, y kg है, ये y kg कोई कम या अधिक खरीदे तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाता है, और गुना 100। यहाँ पे कुछ नहीं, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो वहीं 100 में प्लस माइनस करते हैं। तो x रुपये में, तो यानी कि क्या है, आदमी 4000 रुपये में खरीद रहा है ना, कितना, तो R% तो यानी कि 20%,
और y kg यानी कि 16 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, गुने 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 8 दूना 16, 8 पचे 40, 2 दहे 20, अर्थात उसका जो है कमा हुआ मूल्य 50 रुपए प्रति केजी था। ठीक है, सेब का कमा हुआ मूल्य 50 रुपए प्रति केजी था। अगर इसको दूसरे रूप में देखना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। क्या है, 20% कमी, तो 20% कमी हो गया और 4000 रुपये में वो कुछ खरीदना था, उसको 4000 रुपये ही खरीद करना था और 16 किलोग्राम अधिक मिला, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति 4000 रुपये ही खर्च करता है, हमेशा वो खर्च करता है 4000 रुपये, फिर बाजार लेके गया, उसको पता नहीं कि भाव क्या हुआ, 4000 रुपये दुकानदार को दिया और बोला कि 4000 का हमको सेब दे दो, तो दुकानदार चूंकि जानता था कि 20% मूल्य में कमी हो गया, तो वो 4000 रुपये का जो है सेब नहीं दे करके वो देखा कि क्वांटिटी ये हमेशा 10 किलो ले जाता तो 10 किलो दे दिया, और उसके बाद बोला कि सर जो है 20% की कमी है ना, तो 4000 का 20% यानी 800 रुपया उस व्यक्ति को वापस करने लगा, है ना। तो बोला कि क्यों, तो बल मूल्य में कमी हो गया है 20% के कारण, इसलिए हम 800 रुपये आपको वापस कर रहे हैं। तो बोला कि नहीं नहीं वैसा नहीं है, हम 4000 रुपये मेरा एस्टिमेट है 4000 सेब पे खरीद करना या सेब पे खर्च करना, तो इसलिए हमको सेब ही दे दो तुम इसका। तो उसने क्या किया, 16 केजी सेब फिर दे दिया, अर्थात 16 पचे 80 यानी कि 50 रुपये उस सेब का प्रति केजी कीमत था, है ना। घटा हुआ सेब का कीमत क्या था, 50 रुपये प्रति केजी। तो इस तरह से भी आप हिसाब सोच सकते हैं, सोचने का तरीका होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 320 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए ये रूल ऑफ एलिगेशन का हिसाब है ना, पृथकीकरण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो प्रकार का चाय है और उसको बेचना है दुकानदार को क्या मिला करके, और जो है जिससे कि 324 रुपये प्रति किलो बेचे, तब जो है उसको 20% का लाभ होगा। चलिए पहले देखते हैं। तो रूल ऑफ एलिगेशन में आप लोग जानते होंगे, ये 320 रुपये पहली चाय है और दूसरी चाय क्या है, 250 रुपये की चाय है, और दोनों मिला करके हमको एक ऐसा मूल्य निकालना है जो कि किस तरह से हम जो है मूल्य अनुपात में मिलाएं कि 324 रुपये का हमको जो है प्रति किलो भाव बेचने से 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले एक चीज आप यहाँ पे जानिए, यहाँ पे जो भी चीज निकलता है अनुपात में, वो क्वांटिटी निकलता है, यानी कि मात्रा निकालते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो भी आपका रेशियो में आता है वो मात्रा निकाला जाता है कोई भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे केजी निकलेगा, केजी का मात्रा निकलेगा, है ना। यहाँ पे चाय है तो चाय क्या है, केजी में है तो केजी में ही निकलेगा, उस तरह से आपको मिलाना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि ये बीच में जो संख्या रहती है, ये 250 है और ये 320 है, तो बीच में जो भी संख्या रहती है, यहाँ सबसे पहले नो लॉस नो प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे कोई हानि या कोई भी लाभ पे नहीं बेचा, ऐसा संख्या को यहाँ पे रखा जाता है कि जिसपे हम बेचे तो कोई भी लाभ या कोई भी हानि नहीं हो। अर्थात यहाँ पे 320 में खरीदे, 250 में एक खरीदे, और दोनों को इस तरीके से बेच देंगे कि हमको जो है कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 324 रुपये हमको बेचना है और 20% का लाभ, तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस हमको देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस देखने का मतलब है कि 324 का 100/120, अर्थात 10 से 10, 12 दूना 24 और 8 32, 12 84, यानी कि 270 रुपये केजी वो जो बेचेगा, है ना, 270 रुपये प्रति केजी बेचेगा, तो उसको कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वैसा ही मान रखते हैं जो कि लाभ या हानि नहीं हो, तो यहाँ पे हम लोग 270 वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे नियम क्या है कि एक बार इसमें कोई घटेगा और फिर जो है इसमें भी जाकर के इससे भी कोई घटना है। तो यहाँ पे देखिए ये 270 और 250 है, तो 270 में से 250 घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 20, ठीक है। और 320 में से 70 घटाइए, 70 30 20 50, यानी कि 50 हो जाएगा। यानी कि पहली प्रकार की जो चाय होगी उसको हमको क्या 20 केजी मिलाना होगा और इसको 50 केजी मिलाना होगा, जब कि 70 केजी जब आप जो है खरीद रहे हो तब, अर्थात इसको 2:5 के अनुपात में मिला करके बेचेंगे, तब हमको जो है 324 रुपये अगर बेचना चाहते हैं तो 20% का लाभ आपको हो जाएगा। इस अनुपात में आप मिलाइए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 18,000 16.23% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ये भी है, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी आपका जो है रेट दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या जाते हैं, फ्रैक्शन परसेंट रहे तो उसको रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे 16.2/3%, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 1/6, ठीक है। ये सब चीजें भी आप जो है फ्रैक्शन को याद रखिए कि कितना होगा, ऐसे आप तोड़िएगा, 48 2 50 हो जाएगा, ये है ना 50/3, और क्या है परसेंट है तो इसको 100 नीचे करेंगे तो ये 50 दूनी 100, अर्थात ये
50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 1/6 अर्थात 1/6। ठीक है, अब क्या करता है, तो 6 से धन हमारा क्या हो गया, यानी 6 1 7, यानी 6 से धन हमारा 7 हो गया। ठीक है, और 6 से 7 हुआ कितने वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए, यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब जो इसका रेशियो निकाल लीजिए, 36 और ये 49 हो गया। ठीक है, 36 से धन हमारा 49 हो गया, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो सीआई कितना होगा, तो 49 माइनस 36 कीजिएगा, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 13 रुपया आपका जो है हमारा सीआई निकल गया। अब वो ज्ञात क्या करना चाहता है, तो ब्याज की राशि ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, 18,000 हमारा मूलधन है, तो 18,000 हमारा मूलधन है, तो मूलधन का तुलना हम लोग मूलधन से कर देंगे, तो मूलधन हमारे पास 36 है, और गुना क्या पूछ रहा है, सीआई, तो सीआई निकालना है, तो 13 से गुना। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 पचे 10, 500 ये हो गया, 13 पचे 65, यानी कि 6,500 रुपये उसका सीआई जो मिलेगा, 6,500 रुपये। इस तरह से ऑप्शन जाएगा सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है, वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होता है। इसका कहने का अर्थ है, सिंपल इंटरेस्ट का ये हिसाब है कि कोई भी व्यक्ति किसी से धन लेता है और कम परसेंट पे ले रहा है, और वो लगा रहा है क्या, अधिक परसेंट पे। जमाखोरी या सूदखोरी इसको कहते हैं, मतलब सूद पे लिया और फिर जो है सूद पे वो लगा करके कुछ ना कुछ कमा रहा है। तो लिया वो कितने पे, 4% पे, है ना, और उसने लगाया कितने पे, तो 6.25% पे। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 2.25, 4 दू 6, 2.25 का डिफरेंट हो गया, यानी कि यही जो है वो कमा रहा है। यानी इसका मतलब है कि 100 रुपये में वो कितना कमा रहा है, 2.25 रुपया, यानी 2 रुपया 25 पैसा कमा रहा है हर वर्ष। तो पूछा क्या जा रहा है, प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ, है ना, पूरा लाभ नहीं, 2 वर्ष का लाभ नहीं, हर साल का लाभ। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का लाभ क्या होगा, तो 100 रुपये में 2 रुपये 25 पैसा कमा रहा है, तो 5,000 में कितना कमाएगा, तो 5,000 का 2.25% है ना, ये परसेंट निकाल लीजिए, तो यही उसका लाभ हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो खत्म, अब जो है गुना कर दिए, तो 5 पचे 25 के 5, 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 5 पचे 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, अर्थात आपका ऑप्शन बी जा रहा है। देखिए यहाँ से चीजें आपको गुना टोटल करना भी नहीं है, फिर भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। 5 पचे 25 के 0, बाकी 5 पचे 0 के 0, 5 पचे 25 के 5, बाकी 5 10 2 12 2, 5 दूना 10 1 11, यानी 112 रुपये 50 पैसा जो है उसका लाभ हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी। तो चलिए इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल और को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ आप जो है इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।